वेलकम टू ओनली यूपीएससी। दोस्तों, आज हम अपनी एक नई श्रृंखला के साथ आप लोग के सामने प्रस्तुत हुए हैं। देखो, हम क्या करेंगे ना, हम अब जितने भी अभी तो करंट अफेयर का ये सीरीज हम लेके आए हैं। जितने भी हमारे सब्जेक्ट है ना, जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और वो डिस्कस करेंगे हम लोग किसके रूप में, एमसीक्यू के रूप में। तो ऐसे क्या होगा ना कि अब की जो बार जो परीक्षा होने वाला है 2021 का, इसमें आप लोग पूरे हार्ड डेडिकेशन के साथ लग जाइए। और देखो, आज जो हम ये नया सीरीज लेके आए हैं ना, इसमें 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। और ये 10 क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर से रिलेटेड। और ये जो 10 क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट है क्या ना। आप लोग एक बार देखा करिए, करंट अफेयर तो पढ़ते हैं, तो आप अपनी टेस्ट को यहाँ पे देखिए कि जो हम पढ़ते हैं, क्या यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जिस प्रकार उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या उसमें हम कितना हमारा क्वेश्चन सही हो रहा है। देखो यहाँ पे ना, ये हमने एक क्वेश्चन लगाया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को अब हम पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। देखो, ये जो क्वेश्चन लगा है ना थंबनेल पे, इसका हम कोई आंसर बताएंगे नहीं। इसका जो आंसर है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? पहला कह रहा है कि यह ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित भारत का सबसे बड़ा अनूप वन है। नेक्स्ट, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा इसे महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र मतलब आईबीए के रूप में अधिसूचित किया गया है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? तीसरा, मुंगेरी मोटावा पुंग अर्धभूमि इस अभ्यारण्य का हिस्सा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है यहाँ केवल पर्णपाती और आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो इसमें कौन सा आंसर सही है? इसमें जो आंसर सही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। पहला कह रहा है, ए ऑप्शन इसमें है कि पहला और चौथा, बी है दूसरा और तीसरा, सी ऑप्शन है पहला और तीसरा, और डी है तीसरा और चौथा। तो इसमें कौन सा सही है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और देखिए, कमेंट में ये भी बताइए कि जो सब्जेक्ट वाइज हम आप लोग के लिए एमसीक्यू लेके आएंगे, तो उसमें सबसे पहले हम किस सब्जेक्ट से शुरू करें। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जो भी सब्जेक्ट शुरू करना है, उस सब्जेक्ट को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ताकि उसको हम लेके आते रहेंगे। और इसका सही आंसर क्या है, बिल्कुल मैं आप लोग को नहीं बताऊंगा। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। पहला क्वेश्चन आज की श्रृंखला में हम पढ़ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा कि पोम्पई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ऑप्शन पहला है कि पोम्पई रोमन साम्राज्य के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक है। दूसरा कह रहा है यह दक्षिणी इटली में नेपलस की खाड़ी के समीप स्थित शहर है। तीसरा कह रहा है 2000 वर्ष पूर्व माउंट विसुवियस के विस्फोट के बाद यह शहर पूरी तरह से ज्वालामुखी मलबे में दब गया था। और इसमें कह रहा उपयुक्त में से कौन सा से कथन असत्य हैं। देखो, बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चे ज्यादातर यहीं पे गड़बड़ी करते हैं, सत्य और असत्य पे ध्यान नहीं देते हैं। ये कह रहा कि इसमें में से कौन सा कथन है जो असत्य है। पहला ऑप्शन कह रहा है केवल पहला, दूसरा कह रहा है पहला और दूसरा, तीसरा कह रहा है केवल तीसरा, और चौथा कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं का मतलब क्या है ना, कि सारे के सारे क्वेश्चन सही हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, इसका आंसर होगा डी, क्योंकि ये जो हम तीनों पॉइंट लिखे हुए हैं ना, ये तीनों पॉइंट हैं सही। तो अब इसका जो है हम देख लेते हैं, इसका व्याख्या हम पढ़ लेते हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक रोमन साम्राज्य के पोम्पई शहर में एक लैटिन गर्म पेय काउंटर थर्मोपोलियम का पता लगाया है। ये थर्मोपोलियम क्या होता है जी? आप लोग को शायद पता होगा, कुछ लोगों को। चलिए ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। वर्ष 2019 में पोम्पेड के पुरातात्विक पार्क रेजियो वी में थर्मोपोलियम नामक स्नैक फूड काउंटर की आर्थिक रूप से खुदाई की गई थी। यह खोज महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ के निवासियों के भोजन की विविध को दर्शाया गया है। ठीक है। और यहाँ के जो स्टॉल है ना, उनके कंटेनरों में सुअर का मांस, मछली, घोंगे और गौ मांस के साक्ष्य भी मिले हुए हैं।
तो ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जो इसको हमने डिस्कस किया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विशेष जीरो कूपन पुनर्जीकरण बांड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जीरो कूपन पुनर्जीकरण बांड क्या होता है? चलो अभी इसकी व्याख्या में हम इसको डिस्कस करेंगे। अब हम पढ़ लेते हैं कि इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ये व्यापार योग्य नहीं है परंतु हस्तांतरणीय योग्य है। दूसरा कह रहा है कि इन विशेष बांडों के जारी होने से राजकोषीय घाटे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसमें कह रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा यह से सही है। सही क्वेश्चन पूछ रहा है तो कौन सा सही होगा आप लोग बताइए। पहला कह रहा है कि केवल एक, दूसरा कह रहा है केवल दो, तीसरा कह रहा है एक और दो दोनों, और चौथा कह रहा है ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही क्या होगा? जी बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, इसका केवल दूसरा ही पॉइंट सही होगा। आप लोग बहुत ही अच्छा सोचते हैं जी। चलिए ठीक है। हाल ही में सरकार ने पंजाब और सिंध बैंक के पुनर्जीकरण, यहाँ देखो पंजाब और सिंध बैंक के पुनर्जीकरण हेतु 5,500 करोड़ रुपए की कीमत के स्पेशल जीरो कूपन रिकैपिटलाइजेशन बांड जारी किया है। ठीक है, तो विशेष जीरो कूपन पुनर्जीकरण बांड विशेष प्रकार के बांड हैं और ये जो बांड होता है जीरो बांड, ये केंद्र सरकार ही मतलब जारी करता है, राज्य सरकार जारी नहीं करता है। तो ये प्रीलिम्स में अगर आपको पीसीएस यूसीएस में ऐसे सीधे पूछ लेगा कि जीरो कूपन बांड कौन जारी करता है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, तो इसको आप ध्यान रखिएगा ये केंद्र सरकार जारी करता है। और जो केंद्र सरकार जारी करता है, यहाँ तो हम इसको देख लिए हैं, ये तो ना तो व्यापार योग्य है और ना ही हस्तांतरणीय योग्य है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा कि ना इससे आप व्यापार कर सकते हैं और ना इसका आप लेन देन कर सकते हैं। ये केवल विशिष्ट बैंक तक ही सीमित है तथा इन्हें एक निर्दिष्ट अवधि के लिए ही जारी किया जाता है। इनका कोई टाइम होता है कि इस टाइम के लिए आपको दे रहे हैं, ये जारी कर रहे हैं, ये कि नहीं एक बार जारी कर दिया तो अनलिमिटेड और बात खत्म। इसका कोई टाइम होता है जारी करने का कि ये विशेष टाइम होता है, इतने टाइम के लिए जीरो कूपन बांड हमने जारी किया है। ठीक है, तो ये इसके बाद देखो अगला पॉइंट पढ़ते हैं कि कूपन निवेशक को एक बांड पर प्राप्त होने वाला ब्याज है। देखो ये कूपन है ना, ये एक जो है जो दिया जाता है एक प्रकार का ब्याज है। ठीक है, और वह बाकी राजकोषीय घाटा क्या वगैरह होता है, चलिए ठीक है पढ़ दे रहे हैं। इस बांड को आरबीआई की दिशा निर्देश के अनुसार बैंकों की परिपक्व प्रतिभूतियों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। आरबीआई की अनुमति से ही इस चीज को जारी किया जाता है बैंकों के लिए। ठीक है, और ये भी आप याद रखिएगा कि ये जो जीरो कूपन बांड है ये केवल बैंक के लिए ही जारी किया जाता है। इस चीज को आप देखे रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि एचटीएम प्रतिभूतियों को परिपक्व अवधि तक के लिए खरीदा जाता है। ठीक है, तो ये हमने जो है जीरो कूपन बांड को डिस्कस किया यहाँ पे, उसकी व्याख्या क्या दी हुई है उसको हमने छोटा छोटा पढ़ लिया कि क्या दिया हुआ था। इसको डिटेल में आप लोग तो पढ़े ही होंगे इकोनॉमिक में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। देखो तीसरा क्वेश्चन जो है आज जो हम डिस्कस करेंगे वो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, धरोहर गोद ले परियोजना। ये कौन सी परियोजना है जी? आप लोगों ने सुना है कि नहीं? सुना ही होगा, करंट अफेयर अगर आप लोग पढ़ते होंगे तो जी बिल्कुल इसको आप लोगों ने सुना होगा, धरोहर गोद ले परियोजना। उसी के बारे में विचार करने के लिए कह रहा है। पहला पॉइंट है, इसका उद्देश्य भारत के पर्यटन स्थलों पर पर्यटन सुविधा को विकसित करके उन्हें पर्यटक अनुकूल बनाना है। पहला ऑप्शन ये दिया हुआ है। दूसरा कह रहा है इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए पर्यटन मंत्रालय पूरी तरह से जिम्मेदार है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहीं पे गड़बड़ी होता है जी, पर्यटन मंत्रालय। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? सही क्वेश्चन को आपको बताना है तो जी बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में सॉरी आप लोग इसका बताइए कि कौन सा इसमें जो है सही होगा। केवल पहला, केवल दूसरा, पहला और दूसरा दोनों, ना तो एक ना तो दो, तो कौन सा क्वेश्चन होगा? जी बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, केवल पहला ही सही होगा। और पहला क्यों सही होगा इसको हम पढ़ लेते हैं। देखो जो धरोहर गोद ले परियोजना है, ये अपनी धरोहर पहचान परियोजना का मतलब सिंपल इसका क्या कहना है कि इसका जो उद्देश्य है
भारत में फैले विरासत, प्राकृतिक पर्यटन स्थलों पर जो सुविधा है ना वो योजनाबद्ध और अनुकूल तरीके से विकसित करना है। तो ये जो पहला हमारा क्वेश्चन था ना, ये तो बिल्कुल ऐसे ही आप जो ही पढ़ा होगा उसको लगा होगा कि हाँ ये तो पहला सही है। गलती तो दूसरे वाले में है, क्योंकि वो केवल जो है केवल उसी के लिए नहीं था। यहाँ पे देखो पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI, ये तो जी बिल्कुल होता है। कोई भी अगर संरक्षण वगैरह है तो ये तो वहाँ पे घुसा ही रहता है, ठीक है। और उसके अलावा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों की एक सहयोगात्मक प्रयास है, ठीक है। तो इस हिसाब से दूसरा पॉइंट जो है हमारा वो गलत हो जाता है और पहला क्या हो जाता है, पहला सही हो जाता है। कुछ और पॉइंट दिए हुए हैं तो उसको पढ़ लेते हैं कि स्थल और स्मारकों को पर्यटक फुटफॉल और दृश्यता के आधार पर चुना जाता है। ये सब चीजें तो आप लोग को पता होगी। लेकिन एक चीज यहाँ देख लीजिए, 5 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों एवं व्यक्तियों द्वारा अपनाया जाता है इसको। तो ये तीसरा क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। चौथा क्वेश्चन अब देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूमोलिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करंट अफेयर में था, हाल ही में चर्चा में आप लोगों ने सुना होगा। पहला पॉइंट कह रहा है कि इसे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से सीरम इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा कह रहा है न्यूमोलिस को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जुलाई 2020 में लाइसेंस प्रदान किया गया था। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जुलाई 2020। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ष 2017 में न्यूमोकालक कंजुगेट वैक्सीन को UPI के तहत शामिल किया गया था। तो इसमें में से कौन सा सही होगा? बिल्कुल आप लोग जो सही सोच रहे हैं ना वो है नहीं जी। एक्चुअल में जो इसका आंसर है ना वो तीसरा है। तो तीसरा जो सोच रहे थे जो उनका सही है, यानी कि सही कथन पूछ रहा है इसमें में से, तो इसमें में से तीनों सही है। व्याख्या यहाँ दिया हुआ है, तीनों सही है तो व्याख्या वही सेम होगा, आप लोग को पता ही है। बाकी अगर पढ़ना चाहते हैं तो इसकी पीडी हम अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, वहां पे इसको पढ़ लीजिएगा। तो इसमें कुछ पढ़ने की ज्यादा जरूरत है नहीं, वही चीज दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पानीपत के बारे में पूछ लिया भैया, ये करंट अफेयर में कैसे आ गया? जो लोग करंट अफेयर पढ़ते होंगे उनको पता होगा। चलिए पढ़ते हैं, अभी देखते हैं क्यों आया है। पानीपत के युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है प्रथम युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। यहाँ ध्यान दीजिए, जब पहला युद्ध हुआ था तब क्या मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी? आप लोग सोच ही रहे होंगे क्या होगा। चलिए, द्वितीय युद्ध से अगले 3 वर्षों तक दिल्ली पर मुगलों के वर्चस्व का निर्णय हो गया था। तीसरा कह रहा है वर्ष 1556 में हुए युद्ध में इब्राहिम खां गर्दी ने मराठों का तथा रोहिला और सुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। देखो हिस्ट्री की क्वेश्चन यहाँ पे सीधे सीधे है, और करंट अफेयर का जो मामला वो तो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो हिस्ट्री पढ़े होंगे वो इसका आंसर दे दिए होंगे, वो सोच लिए होंगे कि जी बिल्कुल जो हम सोच रहे हैं वही सही है। तो इसका क्वेश्चन कौन सा सही है? देखो इसका तीसरा सही है, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। देखो ये चर्चा में क्यों आया हुआ है। अमेरिकी के एक शोधकर्ता थे मनोज दानी, इन्होंने पानीपत के युद्धों तथा उसके प्रमुख व्यक्तित्व से संबंधित दुर्लभ चित्र को एक पुस्तक के रूप में संकलित किया। जो अमेरिकी के एक शोधकर्ता थे वो आए और बढ़िया से रिसर्च किए, जानते ही ये लोग आते हैं काफी दिनों तक रिसर्च करते हैं। उन्होंने अपने पुस्तक में दुर्लभ चित्रों के साथ पानीपत के बारे में वर्णित किया है। बाकी आप लोग पढ़े ही होंगे हिस्ट्री का, तो वही सब चीजें दिया हुआ है। आप रीड करना चाहते हैं तो फिर मैं वही कहूँगा टेलीग्राम पे जाके लिंक डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां शेयर कर देंगे और बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड क्या है भैया? इंपॉर्टेंट है ये। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है यह गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को रियायती दरों पर परिवहन के सभी साधनों तक पहुंच प्रदान करना है, इसका उद्देश्य यह है। दूसरा कह रहा है इसे आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा भैया, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही पूछ रहा है?
तो कौन सा सही होगा? आप लोग एक बार नजर भिड़ाइए यहाँ पे, क्या सही है? देखो इसका पहला और दूसरा दोनों सही है, शहरी मंत्रालय द्वारा ही इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, व्याख्या हम पढ़ लेते हैं। NCMC यानी कि नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा अभिकल्पित एक इंटर ऑपरेबल ट्रांसपोर्ट कार्ड है, जिसे वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था। तो कथन दूसरा सही है इस हिसाब से। ठीक है, और उसके और पॉइंट देख लेते हैं हम। यह कार्ड धारक को परिवहन के सभी संसाधनों तक पहुंच प्रदान करता है और एक साथ यात्रा का शुल्क देने और टोल देने और खरीदी के लिए भुगतान करने की अनुमति देता है। तो इस हिसाब से पहला क्वेश्चन भी सही हो जाता है। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। 3 क्वेश्चन और बचा इसको लेकर के, तो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। प्रॉक्सिमा सेंटारी, शायद यहाँ पे सेंचुरी होना चाहिए, आप लोग देख लीजिएगा, ये टाइपिंग में थोड़ा गड़बड़ी हो गया। प्रॉक्सिमा सेंटारी या सेंचुरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि प्रॉक्सिमा सूर्य से 4.2 प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है। 4.2 प्रकाश वर्ष दूरी। ठीक। दूसरा कह रहा है कि यह द्रव्यमान सूर्य के 8वें भाग के बराबर है। और तीसरा कह रहा है यह पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। तो इसमें से कौन सा सही गलत पूछ रहा है? सही ही पूछ रहा है, जो हम बोलना चाह रहे थे वही पूछ रहा है। इसमें कौन सा सही है? तो देखो यहाँ पे दिए हुए हैं ऑप्शन, तो आप बताइए कौन सा सही होगा। देखिए सब सही है, चौथा ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी, यानी कि सारे के सारे पॉइंट हमारे सही हैं। तो अब हम लोग अगर पढ़ेंगे भी ना इसके व्याख्या को, तो उसमें अगर कुछ अलग से पॉइंट दिए होंगे तो उसको डिस्कस करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अग्रसर होंगे। ठीक है, व्याख्या में क्या दिया हुआ? हाल ही में खगोलविदों ने सूर्य की सबसे करीबी तारे प्रॉक्सिमा सेंचुरी या सेंटारी की दिशा में एक अनोखी रेडियो तरंग के उत्सर्जन का पता लगाया है, तो इसलिए चर्चा में आया है। बाकी तीनों पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं और वो तीनों सही थे और उसको हमने पढ़ भी लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यूमोकोकल रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। अच्छा जी, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन यानी कि PCV सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यानी कि UIP के तहत शामिल किया गया है। और इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही है? केवल पहला, केवल दूसरा, दूसरा और पहला दोनों, या पहला और दूसरा में से कोई नहीं, दोनों गलत है। तो इसका क्या होगा सही आंसर? दोनों सही है भैया, इसके दोनों सही हैं। चलिए पढ़ते हैं व्याख्या में क्या दिया हुआ है। व्याख्या हम पढ़ लेते हैं। हाल ही में भारत द्वारा न्यूमोलिस नामक पहली पूर्ण स्वदेशी न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन को लॉन्च किया गया है और यह बैक्टीरिया छोटे बच्चों में रक्त प्रवाह संक्रमण निमोनिया को मिडिल एरा इन्फेक्शन का सबसे बड़ा आम कारण बन गया। बहुत ज्यादा छोटे बच्चों में देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसलिए चर्चा में आया हुआ है। चर्चा में मतलब आया हुआ इसलिए नहीं है कि देखने को मिलता है, देखने को इसलिए मिलता है कि ये न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन जो है इसको लॉन्च कर दिया गया, इसलिए चर्चा में आया। छोटे बच्चों में ये ज्यादा होता था। ठीक है, और निमोनिया के बारे में दिया हुआ है कि निमोनिया फेफड़ों का संक्रमण है। कई अलग अलग बैक्टीरिया, वायरस और यहाँ तक कि कवक भी निमोनिया का कारण बन सकते हैं। तो वो सब आप लोग को पता ही है कि क्या कैसे क्या है। और न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन जो है PCV न्यूमोकोकल बीमारी को रोकती है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लोग जो है इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं अब। और यहाँ पे भी कुछ जो है उसी के बारे में लिखा हुआ है, हिंदी और उसका जो है साइंटिफिक टर्म लिखा हुआ है। हेपेटाइटिस बी क्या है, हेपेटाइटिस बी निमोनिया को न्यूमोनिया कैसे क्या कहते हैं। तो इसको अगर आपको रीड करना होगा तो वही फिर बिल्कुल, अगर साइंटिफिक टर्म को रीड करना कहीं नहीं मिल रहा तो बिल्कुल टेलीग्राम पे आ जाइए, इसको डाउनलोड कर लीजिए और एक बार रीड कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम देखते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कतर के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है?
अब यहाँ बताना कौन सा सही नहीं है जी, ठीक है, गलत पूछ रहा है तो आप बताइएगा कि कौन सा सही नहीं है। केवल सऊदी अरब कतर के साथ भूमि सीमा साझा करता है। बहरीन, ईरान और यूएई कतर के साथ समुद्री सीमा साझा करते हैं। तो इसका उत्तर बताइए कि कौन सा है। देखो दोनों के दोनों क्वेश्चन है सही, ठीक है, तो अगर सही पूछता तो हमारा ये वाला तीसरा होता, लेकिन सही पूछा नहीं है तो हमारा क्या होगा, डी होगा ऑप्शन, ना तो एक ना ही दो, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन हमारे क्या हैं, दोनों क्वेश्चन सही हैं। और इसकी व्याख्या अब हम पढ़ लेते हैं। व्याख्या में दिया हुआ है कि हाल ही में भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, वो गए थे कतर, तो इसलिए चर्चा में आया हुआ है। कतर एक प्रायद्वीपीय अरब देश है जो पूर्वी सऊदी अरब के साथ सीमा साझा करता है। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई कतर के उत्तर और पश्चिम में स्थित है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि यूएई जो है ना ये सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। सऊदी अरब, बहरीन और यूएई और ईरान ये जो है अपनी सीमा जो है समुद्र से साझा करते हैं जी, समुद्री सीमा साझा करते हैं, ठीक है। भूमि वाला सऊदी अरब करता है, लैंड वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो मेरा है, अब लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय कॉमन मोबिलिटी कार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि इसे दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे लाइन के लिए शुरू किया गया है। दूसरा कह रहा है कि इसे पहली बार वर्ष 2019 में अहमदाबाद में शुरू किया गया था। तीसरा कह रहा है इसका विचार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित लंदन नील के कड़ी समिति द्वारा दिया गया था। और चौथा कह रहा है इसे आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा डिजाइन किया गया था। तो इसमें में से आपको बताना कि कौन सा कथन सही है, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसका बताइए क्या होगा। देखो ये सारे के सारे जो पॉइंट है ना ये सही है, ठीक है। तो ये चौथा उपयुक्त सभी कथन जो है सही है। व्याख्या को देख लेते हैं कैसे सही है ये। व्याख्या में क्या दिया हुआ है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, वो एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे लाइन पर पूर्णतः परिचालन और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी कि एनसीएमसी सेवा का उद्घाटन किए हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने आगे भी डिस्कस किया हुआ है, तो उसको आप लोग समझ ही रहे होंगे कि वो क्या है और ये क्या है। और बाकी सारे वही पॉइंट दिए हुए हैं कि आरबीआई द्वारा गठित जो लंदन में नीले कड़ी समिति थी उसने इसका जो है सुझाव दिया था। और सारे पॉइंट जो चार पॉइंट हमने डिस्कस किए वही सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। कहिए तो एक बार पढ़ लेते हैं, चलिए ठीक है पढ़ लेते हैं। एनसीएमसी एक स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली है जो स्मार्टफोन की मदद से मेट्रो स्टेशनों में प्रवेश और निकास की अनुमति देगी। तो वही टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं कि क्या है कैसे है। और देखो 10 क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन पूरा हमने यहाँ पे कर लिया है डिस्कस करंट अफेयर का। और डेली आप लोग के लिए एमसीक्यू आता रहेगा। और मेंस का जो सेशन चल रहा है ना, मेंस का 1-2 दिन लेट करके आएगा क्योंकि उस पर ज़्यादा मेहनत करना होता है। हम काफ़ी रिसर्च करते हैं फिर आप लोग के लिए लेके आते हैं, क्योंकि हिंदी में बहुत कमी कंटेंट मिल पाते हैं और उसको पढ़ना भी होता है मुझे, ताकि कुछ गलती ना हो पाए। फिलहाल आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है। और देखिए मेरे चैनल को कर लीजिए आप लोग सब्सक्राइब और कर दीजिए शेयर। जब आप लोग मेहनत से जब आप लोग साथ देंगे ना तभी हम मेहनत इस पे ज़्यादा कर पाएंगे, नहीं देंगे ना तो बिल्कुल हो भी नहीं पाएगा, मन हट जाएगा कि कोई नहीं देख रहा है क्या है कैसे है। थोड़ा साहस बढ़ाइएगा तो जी बिल्कुल हम ज़्यादा मेहनत करेंगे। और हम अपनी टीम से भी बात कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो जिस सब्जेक्ट में जिनका ज़्यादा पकड़ है, यानी कि मतलब पकड़ का मतलब ये है कि उनको अच्छा खासा उस सब्जेक्ट में नॉलेज है और इंटरेस्ट है उनका, तो उनसे उस सब्जेक्ट को हम लेके आएंगे, पढ़वाएंगे। और हम लोग एथिक्स की सेशन को तैयार कर रहे हैं। एथिक्स पूरे यूट्यूब चैनल पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो एथिक्स को हम लोग अब यहाँ पे पढ़ेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज वगैरह मेरा है नहीं। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बहुत ज़्यादा आज हमने बात कर लिया है चैनल के बारे में। तो चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।